फिल्म इंडस्ट्री में काम अनसर्टन है और काफी बार इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर काम नहीं हुआ तो तुम्हें ये बैन भी कर सकते हैं। तो ये रहे वो कुछ इंडियन एक्टर्स जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री ने बैन ही कर दिया है, स्टार्टिंग विद रणवीर सिंह जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की हिट फ्रेंचाइजी डॉन का पार्ट 3 का वेट तो फैंस काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर रिपोर्ट्स आए कि शाहरुख खान डॉन 3 की स्क्रिप्ट से खुश नहीं है। प्लस प्रोजेक्ट में काफी कॉन्स्टेंटली डीलेस पे डीलेस आते रहे एंड इवेंचुअली शाहरुख खान एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना चाहते ही नहीं थे, जिसके बाद वो डॉन 3 से एग्जिट ले लेते हैं। रिपोर्ट्स आ रहे थे कि फरहान काफी बार अप्रोच किए शाहरुख खान को और शाहरुख खान ने पोलाइटली कह दिया फरहान को कि इट्स नॉट गोना हैपन। जिसके बाद फरहान अख्तर ने प्लान किया कि रणवीर सिंह के साथ वो डॉन 3 बनाएंगे और 2023 में रणवीर सिंह के साथ एक टीजर लॉन्च होता है एक्सेल के यूट्यूब चैनल पे। अब उस वक्त धुरंधर तो रिलीज हुई नहीं थी, तो ऑडियंस का काफी नेगेटिव परसेप्शन था रणवीर सिंह को लेके, जिसके वजह से डॉन 3 के अनाउंसमेंट टीजर को बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। मिड है यार। आई मीन मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूँ कि जो नए चेहरों पे हिट करे, क्योंकि भाई अपन मार्वल डीसी ऐसे सुपर हीरोज फैन है तो अपन आईपीज को पसंद करते हैं और मुझे पसंद आया। डॉन को भी एक आईपी बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में काफी लॉन्ग रन में और अच्छे तरीके से अपना एक यूनिवर्स बना सके। अगर जहाँ रही बात टाइटल अनाउंसमेंट की तो ये मिड है भाई, बहुत गंदा मिड है। लेकिन फिर धुरंधर के बाद कमेंट्स पॉजिटिव होने लगे, लोग एक्साइटेड थे रणवीर सिंह को एज डॉन देखने के लिए, लेकिन बिहाइंड द सीन्स बातें कुछ अलग ही चल रही थी। अभी कंफर्म न्यूज तो नहीं है, लेकिन रूमर्स ये थे कि इन्वेस्टर्स रणवीर सिंह के कास्टिंग से खुश नहीं थे एंड ये प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए वो थोड़ा हेसिटेंट हो रहे थे एंड इवन रीकास्टिंग की भी बातें हो रही थी व्हाइल रणवीर सिंह वाज स्टिल साइंड टू द प्रोजेक्ट। रिपोर्ट्स ये भी थे कि रणवीर सिंह भी इस डीले के साथ साथ फिल्म की स्क्रिप्ट से खुश नहीं थे। लेकिन धुरंधर के सक्सेस के बाद डॉन 3 की शूट फाइनली शुरू होने जा रही थी, लेकिन रणवीर सिंह शूट के 3 हफ्ते पहले ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं एंड ये न्यूज काफी मिक्स रिस्पांस लाता है। लोग कहते हैं कि रणवीर सिंह ने सही किया क्योंकि उन पे भरोसा तब नहीं किया गया जब तक धुरंधर से उन्होंने खुद को प्रूव नहीं कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लोग डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि अब रणवीर सिंह को वो एज डॉन नहीं देख पाएंगे। अब फरहान अख्तर इसके बाद क्लेम करते हैं कि डॉन 3 के प्री प्रोडक्शन में 45 करोड़ का नुकसान हुआ और वो चाहते थे कि रणवीर सिंह ने इस प्रोजेक्ट को अब्रप्टली छोड़ दिया है तो वही इस लॉस को कवर करे। अब ऑब्वियसली 45 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो खबर आई कि रणवीर सिंह कॉम्पनसेशन में 10 करोड़ और अपने नेक्स्ट ज़ॉम्बी थीम मूवी प्रलय में स्टेक्स देने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये डील हुआ नहीं। खबर ये भी आई कि जो फाइनेंसर्स प्रलय को फाइनेंस करने जा रहे थे उन्हें तक रोकने की कोशिश की गई और जब कुछ बात ही नहीं बन पाई तो फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने पहले फिल्म्स एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन में जाके इस मैटर के बारे में कंप्लेन किया, जिन्होंने इस मैटर को FWICE फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज को जाके इसे रेफर किया, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया कि वो एक नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव निकाल रहे हैं अगेंस्ट रणवीर सिंह, जिसके तहत जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं वो रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि रणवीर सिंह के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड इवन एड फिल्म्स पे भी असर पड़ेगा इसका। अब इस एसोसिएशन के मेंबर्स एंड फिल्म मेकर्स अशोक पंडित ने कहा कि ये कोई बैन नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली इट फील्स लाइक अ बैन। अशोक पंडित ने ये भी रिवील किया कि उन्होंने रणवीर सिंह को मेल्स भी भेजे जिसपे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनका, लेकिन थर्ड मेल के बाद फाइनली रणवीर सिंह रिस्पॉन्ड किए जब उन्हें पता चला कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। फेडरेशन ने हर हफ्ते हर 10 दिन में एक रिमाइंडर भेजा रणवीर जी को, अपना पक्ष रखिए बिकॉज वी वांट टू हियर यू आल्सो। हमने 3 बार नोटिस भेजी, इन्विटेशन भेजा रणवीर जी को आने के लिए, but we didn't get any response from him. When we announced the press conference, we got a mail from him saying that your federation doesn't fall into the jurisdiction of this entire matter, entire issue. Your body has no, in a way, no reason to get into this dispute and issue. Matter stands here. रणवीर सिंह का कहना था कि ये मैटर कॉन्ट्रैक्चुअल है और FWICE का इसमें कोई जुरिडिक्शन नहीं है, लेकिन अशोक पंडित ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि सारे पार्टी साथ में बैठे और एक रेजोल्यूशन पे आए, जिसके बाद ये सो कॉल्ड बैन हट जाएगा। इस बैन के न्यूज ने FWICE को इंटरनेट पे काफी बैकलैश दिला दिया। कुछ लोग इन्हें हिपोक्रेट कह रहे हैं क्योंकि पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंट्स आए लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। लोगों का कहना है कि धुरंधर के सक्सेस ने इंडस्ट्री को ऐसा डरा दिया कि वो रणवीर सिंह को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जाकिर खान का ये लाइन तो वेल सबको याद आ रहा है, धुरंधर से सबकी जली तो है
लेकिन फिर अब न्यूज ये भी आ रही है कि रात के टाइम पे अपेरेंटली सलमान खान ने रणवीर सिंह और फरहान अख्तर को कॉल किया, अलग अलग ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने दोनों को समझाया कि इस मैटर को वो प्राइवेटली रिजॉल्व करे इंस्टेड ऑफ पब्लिकली। और सलमान खान ने ये भी एडवाइस किया कि जब ये सारा मैटर सॉल्व हो जाए तो फ्यूचर में साथ में काम करे। कुछ भी कहो, डॉन 3 सही में एक कर्स प्रोजेक्ट है। अब एक तरफ फिल्म छोड़ने पे रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया, वहीं शक्ति कपूर को बैन किया गया था कास्टिंग काउच स्कैंडल की वजह से। 2005 में इंडिया टीवी एक स्टिंग ऑपरेशन करती है जब वो जर्नलिज्म करती थी, जहां वो एक अंडरकवर रिपोर्टर को भेजती है एक 5 स्टार होटल में शक्ति कपूर से मीटिंग के लिए, वो भी मुंबई में। अब ये रिपोर्टर कैरी कर रही थी एक हिडन कैमरा, एंड इस मीटिंग में ये रिपोर्टर एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बन के गई थी जो शक्ति कपूर से इंडस्ट्री में काम की उम्मीद से आई थी। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर नजर आते हैं रोल के बदले फेवर्स मांगने के लिए, which was really shocking। शक्ति कपूर कहते हैं कि वो उस स्ट्रगलिंग एक्टर्स को एक्टिंग और डांस क्लास में एनरोल करवा देंगे और उनके पास टॉप डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर्स का नेटवर्क है, तो वो उन्हें काम दिलवाने में भी हेल्प करवा देंगे। शक्ति कपूर कहते हैं कि ये प्रैक्टिस काफी कॉमन है इंडस्ट्री में, और फिर वो कहते हैं कि बड़े बड़े ए लिस्ट एक्ट्रेस भी ये इंडस्ट्री में कर चुकी है आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी एंड प्रीति जिंटा का भी नाम ओपनली लिया, एंड फिल्म मेकर जैसे कि सुभाष घाई एंड इवन लेट यश जौहर का नाम लेते हुए कहा कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को इन्होंने काम दिया है इन रिटर्न ऑफ फेवर्स, एंड वो उस अंडरकवर रिपोर्टर को कन्विंस करने में लगे थे। अब ये स्टिंग ऑपरेशन जब एयर होता है तो 2005 में एक मैसिव बैकलैश आता है शक्ति कपूर को उनके इस बिहेवियर एंड स्पेशली उनकी स्टेटमेंट के लिए। But there was such a evil reaction from the entire country at that time, the entire film industry. They thought that I've done about 10 to 20 murders at one time. It was like I was a terrorist. I mean, I felt like crazy. I mean, I said, how could this happen to anyone? मीडिया से लेके जनता शॉक थी, एंड फिर द फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट अमित खन्ना एंड साथ में सुभाष घई एंड यश चोपड़ा एक फॉर्मल बैन लगाते हैं शक्ति कपूर पे, जिसके बाद इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। ये एसोसिएशन नाराज थी कि बड़े बड़े नामों को शक्ति कपूर एक तरीके से डिफेम कर रहे हैं। अब इस एक्शन के बाद शक्ति कपूर अपने जुहू वाले घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अंडरकवर रिपोर्टर ने लगातार 6 महीने से SMS कॉल से ग्रूम करने की कोशिश की। उस लड़की ने कहा कि वो उन्हें मिले एंड इवन इमोशनली ब्लैकमेल किया कि वो खुद को हार्म कर लेगी अगर वो नहीं मिले। फिर इस रिपोर्टर ने उन्हें विस्की की बॉटल भी प्रोवाइड की, जिसके वजह से वो नशे में थे, एंड उस अंडरकवर रिपोर्टर ने कॉन्स्टेंटली ये कहा कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो भी टीवी पे दिखाया गया उसे हेवीली एडिट किया गया है एंड डॉक्टर किया गया है। फिर शक्ति कपूर ने इसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी डिक्लेयर कर दिया, कहते हुए कि वो कांग्रेस सपोर्टर है एंड ऑपोजिशन ने कंस्पायर किया है उन्हें फंसाने के लिए। अब शक्ति कपूर ने फॉर्मली इंडस्ट्री से भी माफी मांगी और स्पेशली उन सभी लोगों से जिनका उन्होंने नाम लिया था। अब व्हाट वाज सरप्राइजिंग कि ये बैन एक हफ्ते के अंदर हटा दिया गया। वैसे कास्टिंग काउच के बारे में तुम्हें डिटेल में और जानना है तो आप हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखना। जहाँ एक तरफ कास्टिंग काउच की वजह से शक्ति कपूर एक हफ्ते के लिए बैन हुए, वहीं मोनिका बेदी अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहने की वजह से एक इनफॉर्मल वे में इंडस्ट्री से बैन ही हो गई फॉरएवर। मोनिका बेदी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस इन द 90s। जानम समझा करो, जोड़ी नंबर 1, एक फूल 3 कांटे जैसे फिल्म्स में वो अपीयर हुई। साथ में मोनिका बेदी ने कई साउथ की फिल्मों में भी काम किया। अब उस वक्त मोनिका बेदी was dating the notorious underworld gangster अबू सलीम, जिसपे आरोप लगा था गुलशन कुमार की डेथ का, and he was also involved in the 93 बॉम्बे ब्लास्ट। एंड अबू सलीम इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनली भी वांटेड था। Now mind you, 90s was a really bad time for Bollywood। हर एक फिल्म मेकर पे डी कंपनी का थ्रेट था और इसी बीच मोनिका बेदी was dating one of them। अब कहते हैं कि उस वक्त अबू wanted to marry Monica because he was madly in love, और अबू सलीम ने अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके मोनिका बेदी को इंडस्ट्री में बहुत काम दिलवाया, या तो कह सकते हैं कि फिल्म मेकर्स पर प्रेशर डाला ताकि मोनिका को कास्ट किया जाए। अब ये वक्त ऐसा था जब इंडस्ट्री के लोगों को नो मैटर व्हाट पुलिस से भी सपोर्ट या प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था एंड ओपनली अटैक्स हो रहे थे, तो ऑब्वियसली
द फेवर वॉज डन, जिसके बाद द गैंगस्टर्स गर्लफ्रेंड गॉट द जॉब। अब काफी वक्त तक मोनिका बेदी को काम मिलता रहा इंडस्ट्री में, लेकिन फिर सब चेंज होता है जब 2002 में पोर्चुगल में अबू सलीम को वहां की लॉ एनफोर्सेस अरेस्ट करती है। एंड गेस व्हाट, साथ में कौन थी? मोनिका बेदी। दोनों के पास फेक पासपोर्ट्स मिले जिसे वो यूज करके उस कंट्री में एंटर किए थे, और फिर शुरू होता है एक लीगल प्रोसेस। उन्हें जेल में डाला जाता है एंड इवेंचुअली मोनिका को इंडिया एक्सट्रैडिट किया गया, जिसके बाद उन्हें यहाँ के जेल में काफी वक्त बिताना पड़ा और एक लीगल बैटल भी लड़ना पड़ा। अब 2007 में जेल से निकलने के बाद मोनिका ने देखा कि कोई गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड को कास्ट करने के लिए रेडी नहीं है मूवीज में। इनफैक्ट मुंबई में तो घर भी रेंट पे मिलना काफी मुश्किल हो गया था। अब मोनिका बेदी डिनाई करती है कि अबू सलीम ने उन्हें कोई हेल्प किया था फिल्म्स में आने के लिए एंड शी वाज इन लव विद हिम, लेकिन अबू सलीम ने एक फॉर्मल लीगल नोटिस भेज दिया क्लेम करते हुए कि दोनों की शादी हो चुकी है, और अबू ने मोनिका के करियर में भी हेल्प किया है। दिस रेवोल्यूशन वाज शॉकिंग, और इसके बाद मानो इंडस्ट्री में मोनिका के साथ एक साइलेंट बॉयकॉट देखा गया। लेकिन बिग बॉस सीजन 2 में वो अपीयर हुई। आई मीन बिग बॉस में जाने के लिए शी इज द परफेक्ट कैंडिडेट। लेकिन मोनिका बेदी के करियर पे एक बैन तो लग गया बिकॉज ऑफ अ कनेक्शन विद अबू सलीम। वैसे बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड के क्लैशेस के बारे में अगर तुम डिटेल में जाना चाहते हो तो आप हमारा बॉलीवुड एंड गैंगस्टर सीरीज जरूर देखना। अब एक तरफ गैंगस्टर्स के साथ एसोसिएशन की वजह से मोनिका बेदी बैन हो गई, तो साजिद खान को लेजिट इंडस्ट्री ने कैंसिल ही कर दिया मी टू मूवमेंट की वजह से, एंड ही वाज आल्सो बैंड। 2018 में मी टू मूवमेंट ने काफी आग पकड़ रखी थी एंड काफी सेलेब्स के नाम सामने आए। लेफ्ट राइट सेंटर हॉलीवुड या बॉलीवुड लोग कैंसिल हो रहे थे, लोग अपनी स्टोरीज के साथ सामने आ रहे थे, और जिसमें से एक थे हाउसफुल मूवी के डायरेक्टर साजिद खान। कई एक्टर्स जैसे कि सलोनी चोपड़ा, रेचल वाइट, सिमरन सूरी, शर्लिन चोपड़ा, मंदाना करीमी, अहाना कुमरा, डिम्पल पॉल एंड इवन जर्नलिस्ट करिश्मा उपाध्याय ने साजिद खान को एक्यूज किया कि वो औरतों को स्ट्रिप करने के लिए कह देते थे या फिर उन्हें सेड्यूस करने के लिए इन फेवर ऑफ वर्क और रोल्स इन द इंडस्ट्री। इसके बाद एक फॉर्मल कंप्लेन किया गया टू द इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन को, जिसके बाद इस कमिटी ने साजिद खान को समन्स भेज के बुलाया और खुद को एक्सप्लेन करने के लिए कहा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स साजिद ने कुछ भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इस अपने डिफेंस में। साजिद ने लेकिन एक्सेप्ट किया कि उन्होंने इस लड़कियों को सेक्सुअली मोलेस्ट नहीं किया है, लेकिन एडमिट किया कि हाँ उनका बिहेवियर और लैंग्वेज काफी इम्पोलाइट रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं, दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। साजिद ने ये भी एडमिट किया कि उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी रहे हैं काफी लड़कियों के साथ, लेकिन विद कंसेंट। अब पॉश इन्वेस्टिगेशन की क्लोजर रिपोर्ट आती है दिसंबर 2018 में, और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से साजिद की मेंबरशिप को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बेसिकली साजिद खान को इंडस्ट्री से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। अब इस इंसिडेंट के दौरान साजिद खान हाउसफुल 4 डायरेक्ट कर रहे थे, और अक्षय कुमार ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स जाके कहा कि शूट को रोक दी जाए जब तक ये मैटर इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता, और साफ कह दिया कि वो ऑफेंडर्स के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद साजिद डायरेक्टर के रोल से स्टेप डाउन करते हैं एंड उन्हें रिप्लेस करते हैं फरहाद नोनल सामजी। इस इंसिडेंट के बाद साजिद को कोई भी काम नहीं मिला इंडस्ट्री में, लेकिन कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं कि ही स्टिल वर्किंग बिहाइंड द सीन्स बिना किसी क्रेडिट के। 2022 में साजिद खान बिग बॉस 16 में अपीयर होते हैं, जिसके बाद वुमेन ग्रुप्स एंड मी टू एक्टिविस्ट ने डिमांड की कि साजिद को इस शो से निकाल दिया जाए, जो बाय द वे नहीं हुआ। लेकिन इस मी टू एलिगेशन और 1 साल के बैन के वजह से साजिद के रेपुटेशन पे काफी असर पड़ा। लेकिन वहीं पे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रश इलियाना डी क्रूज के बैन के रिपोर्ट्स वर एक्सट्रीमली शॉकिंग। इलियाना डी क्रूज हु इज नोन फॉर मूवीज लाइक मैं तेरा हीरो, बर्फी, रेड एंड many साउथ इंडियन मूवीज एंड फॉर सम रीजन रॉन्ग मीम्स। सीरियसली पेशाब का फेटिश कैसे होता है बे? शर्म करो सालो। अब अचानक से एक दिन रिपोर्ट आती है कि इलियाना डी क्रूज को इंडस्ट्री ने बैन कर दिया है, एंड सवाल उठा कि व्हाई। अब रणवीर सिंह की तरह रिपोर्ट्स आते हैं कि इलियाना ने एक तमिल फिल्म के लिए एडवांस में 40 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो शूट के लिए कभी सेट पे आई नहीं। अब इसका रीजन तो कभी पता नहीं चला, लेकिन रिपोर्ट्स काफी आते हैं कि इलियाना ने अपने डेट्स तो दे दिए थे इस मूवी के शूट के लिए, लेकिन मूवी पोस्टपोन्ड हो जाती है एंड इलियाना के लिए आगे के डेट्स मैरिज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो सेट पे अपीयर नहीं होती। इसके बाद रूमर्स आने लगे कि प्रोड्यूसर्स ने एडवांस की डिमांड वापस की, वरना वो इलियाना को बैन कर देंगे, जिसके बाद इलियाना ने वो पैसे कभी रिटर्न नहीं किए एंड न्यूज आने लगी कि इलियाना डी क्रूज नो लॉन्गर वर्क्स इन तमिल और तेलुगु सिनेमा, जिसने इस रूमर को जन्म दिया कि इंडस्ट्री ने उन्हें बैन ही कर दिया है। एंड जनता भी नोटिस करती है कि सडनली इलियाना के साउथ के मूवीज कम और बॉलीवुड के मूवीज ज्यादा आने लगे हैं। उनकी लास्ट तमिल फिल्म 2012 में थी विद थलपति विजय एंड लास्ट तेलुगु फिल्म थी रवि तेजा की अमर अकबर एंथनी इन 2018, जिसने इन रूमर्स को
और आग दे दी कि यस, इलियाना को साउथ इंडस्ट्री ने बैन तो कर दिया है। लेकिन फिर मीडिया ने इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल को कांटेक्ट किया इस न्यूज को वेरीफाई करने के लिए, जिन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कोई बैन तो प्लेस नहीं हुआ है उनपे, और ये सारा रूमर जो भी फैला है ये सब झूठ है। एंड ऑफिशियली इन सारे रूमर्स को झूठा डिक्लेयर तो उन्होंने कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इलियाना अब मदरहुड पे फोकस्ड है, लेकिन जहां उनकी बैन हो जाने की बात हो, आज भी काफी लोग कन्विंस्ड नहीं है क्या ये बैन सिर्फ एक वर्बल बैन है या कहानी कुछ और है, क्योंकि इलियाना अब साउथ में काम करती नहीं दिखती। वैसे जिस तरह इंडस्ट्री के काफी लोगों को बैन कर दिया गया है, वैसे ही अभय देओल को भी इंडस्ट्री में काफी लोग हेट करते हैं, जिसके बाद कहते हैं कि उन्हें भी बैन कर दिया गया था इंडस्ट्री से, जिसे अगर डिटेल में अगर तुम जानना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखना।